प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। इससे पीछे जितने भी वीडियो हैं उन सब के यानी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैं समाप्त कर चुका हूं, जो कि इससे पीछे क्या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन सभी चैप्टर के मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो बना हुआ है, एक एक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त किया गया है और इसी वीडियो में इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दिया हूं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो बिल्कुल बेशर्म है, यानी जिसको शर्म नहीं लगता है, क्योंकि इस वीडियो में ना पूरा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना तो शर्म करना ही नहीं है, पूरा बेशर्म होकर के पढ़ना है, क्योंकि मैं भी बेशर्म होकर के पढ़ाने वाला हूं। मैं तो बेशर्मी में पीएचडी कर रखा हूं। ठीक है दोस्तों, मतलब बेशर्म का मतलब क्या हुआ कि पूरा खोल करके मैं बताऊं, खोलने का मतलब कपड़ा खोल करके नहीं, यानी जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स है, जो प्राइवेट पार्ट्स जो आपको कोचिंग में नहीं बताया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 है। ठीक है दोस्तों, अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी यहाँ फर्स्ट चैप्टर हुआ, यानी देखिए आपके बुक में जो है ना 1 से लेकर के 5 तक केमिस्ट्री है, ठीक है, और 6 से लेकर के 9 तक ये बायोलॉजी और 9 से जहाँ तक जाए वो सब आपका फिजिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय 6 है यानी जैव प्रक्रम बोले तो लाइफ प्रोसेस, और इस चैप्टर को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बचपन में पढ़ा करते थे, मम्मी पापा पूछा करते हैं कि बेटा सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, वो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले सजीव को दूसरे शब्द में हम जैव कहते हैं, अगर इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो लिविंग बोलते हैं। तो आखिर ये जैव यानी सजीव या फिर लिविंग किसे कहते हैं? तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो, मूवमेंट करने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो लिखा मैंने सजीव वह कहलाता है, ठीक है, लिख लीजिए, कहलाता है जिसमें जान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ईटीसी, भेड़, बकरी जो भी है सब। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सेकंड हम बात करते हैं निर्जीव बोले तो अजैव। ठीक है, जैव कहिए, जैव सजीव हो गया और निर्जीव हो गया अजैव, इसको अंग्रेजी में नॉन लिविंग बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या है कि निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो, यानी वो बेजान हो। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, ईटीसी ये सब क्या है? बेजान है। ठीक है दोस्तों, इस सबको पीटो पाटो कुछ भी, इसको चोट नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जो बेसिक है वो आप समझ लिए। सजीव और निर्जीव जान गए, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। ओके दोस्तों, प्रिय छात्रों, अब हम समझते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, यानी बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी प्रक्रम हैं वो शरीर का क्या करता है? मेंटेनेंस करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मान लेते हैं किसी लड़के को हम कोई काम देते हैं कि भाई इसका तुम मेंटेनेंस करना, तो वो अपने तौर तरीके से मेंटेनेंस करेगा, जो भी उनके पास मतलब जो भी उपकरण है उसके द्वारा उसका मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर का मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम आपको बताएंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं इसका हम डिफिनेशन समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसा कि लिखा गया डिफिनेशन में कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो इसको बारीकी से समझिए, यानी वह विधि द्वारा पोषक तत्व मतलब कि जो खाने वाला पदार्थ है, उस खाने वाले पदार्थ को जीव ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद ताकत, शक्ति प्राप्त करता है और उस शक्ति का प्रयोग अपने कार्यों में लगाता है, उसी को तो हम कहते हैं पोषण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि जिससे जीव या फिर जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व यानी खाने वाले पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं
पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है हमारे पास? स्वपोषण। स्वपोषण को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, स्वपोषण को स्वयंपोषी पोषण भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास परपोषण। परपोषण को हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। यानी परपोषण बोलिए या विषमपोषी पोषण कहिए, दोनों एक ही बात है। अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि यह बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रही तो लाइक करते चलना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के डिफिनेशन उदाहरण सहित समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वयंपोषी पोषण आखिर हम कहते किसे हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, आश्रित यानी निर्भर नहीं रहते, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। थोड़ा इसको बारीकी से समझिए। स्वपोषी पोषण जैसे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो इसमें जो जीव होते हैं ना, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते कि भाई वो आएगा तो मुझे भोजन देगा, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी जीव आता है ना, वो खुद निर्माण करके अपना भोजन कर लेता है। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुद भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, इस सब की उपस्थिति में वो खुद अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये अपने आप पर निर्भर है, ये खुद अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हुआ स्वयंपोषी पोषण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लो, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? लिखा गया है विषमपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि। अब मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ। जैसे विषमपोषी पोषण यहाँ लिखा गया, मतलब इसके अंतर्गत जो भी जीव आएगा ना यार, वो खुद भोजन का तैयार नहीं करेगा, किसी अन्य जीवों से भोजन प्राप्त कर लेगा। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य क्या करता है? कोई अलग यानी दूसरे जीव पर डाका डालते हैं। जैसे मान लेते हैं गेहूँ, तो गेहूँ क्या है? कहीं ना कहीं कोई जीव ही है, क्योंकि वो गेहूँ का फसल होता है, तो वो जीव ही है ना। तो भाई किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे मछली ले लो, मुर्गा ले लो, खाते हो ना, तो ये दूसरे जीव को मार काट करके हम लोग खाते हैं। तो भाई ये क्या है? तो हम लोग क्या है? विषमपोषी पोषण। मनुष्य कौन सा पोषण है? विषमपोषी पोषण, क्योंकि दूसरे जीव पर आश्रित रहता है कि वो उसको मारेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो खाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आई होप कि इस बात को समझ गया। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, भेड़ बकरी घास खाते हैं ना, किसी दूसरे जीव को खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो जैसा कि देख सकते हैं, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। तो हम तीनों का डिफिनेशन बारी बारी से समझेंगे उदाहरण सहित। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा परजीवी पोषण। अब ये परजीवी पोषण किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बारीकी से समझिए। जैसा कि लिखा गया है कि परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जूं, फीताकृमि इत्यादि। नहीं समझे? अब मैं आपको समझाता हूँ। यानी जैसे मैं जीव हूँ, ठीक है, अब हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी जीव है जो हमको मारता तो नहीं है, लेकिन हमसे भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे पेट में अगर कीड़ा हो जाता है, कीड़ा होता है ना दोस्तों, जैसे कि फीताकृमि को आमतौर पे गांव के भाषा में हम कहते हैं चाली। अगर वो पेट में हो जाता है ना, तो मुंह से थूक निकलता रहता है, मतलब अलग अलग टाइप का थूक निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई वो जो फीताकृमि होता है वो हमारे पेट के अंदर, ठीक है, वो हमको तो मारता नहीं है, लेकिन हमसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और शरीर के बाहर जैसे जूं यानी बाल में होता है, जिसको ढील बोलते हैं गांव में। ठीक है दोस्तों, तो वो ढील क्या करता है, यानी जूं क्या करता है, हमको मारता तो नहीं है, लेकिन हमसे भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये होता है क्या? परजीवी पोषण। ठीक है दोस्तों, यानी परजीवी पोषण वह कहलाता है जो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर दोनों तरफ तो रहता है, लेकिन हमको मारता नहीं है, लेकिन भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे जीव को हम परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ रही ना दोस्तों बात? अगर आ रही है तो लाइक करते चलना। चलिए अब इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फीताकृमि और जूं, ठीक है दोस्तों, ये दोनों ETC एक्सेट्रा, और भी कुछ हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं दूसरा, देख सकते हैं हमारे पास है मृतजीवी पोषण। भाई ये मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, मृतजीवी पोषण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये नहीं होता ना मृतजीवी पोषण, तो प्रदूषण वातावरण में इतनी फैल जाती ना कि हम सांस नहीं ले पाते। ठीक है दोस्तों, हम तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो आप देख लीजिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी अपना भोजन, मृतजीवी पोषण जो होता है अपना भोजन, मृत जीवों के शरीर तथा सरे गले कार्बनिक से प्राप्त कर, यानी कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब जैसे में यहाँ फफूंदी कवक है, इसको समझिए, यानी जो भी इसमें जो मृतजीवी जो जीव होते हैं ना, वो बहुत जैसे मृत चीज़, जैसे कोई जीव मर जाता है, ठीक है, तो कोई फेंक देता है, तो उन सब से ये भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये भोजन नहीं करता, जो मान लेते हैं कि कोई जीव को मार करके फेंक दिया और उसको ये जीव अगर नहीं खाएगा ना, तो इतना गंध देगा ना इतना लंबे समय तक कि वातावरण दूषित हो जाएगा दोस्तों। तो मृतजीवी पोषण का ना बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है? सड़े गले तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ओके दोस्तों, समझ गए ना? जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फफूंदी कवक, उसके बाद बैक्टीरिया और भी होते हैं। फफूंदी कवक क्या है? ये जो होता है ना, छत्ता की तरह होता है। छत्ता कभी टांगे है कि नहीं? ये छत्ता ज़्यादातर फूस के घर में निकलता रहता है, कोई भी घर में निकल जाता है, बिल्कुल वाइट, मतलब कलर इसका अलग अलग होता है। यहाँ फिगर देख लीजिए, समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भाई को सपोर्ट करते रहना, ठीक है, इसी तरह की पढ़ाई पाने के लिए। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो प्राणी संपोषण का डिफिनेशन लिखा गया है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। अब इसको बारीकी से समझिए। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को, ठीक है, खाने वाले पदार्थ को अंतर्ग्रहण यानी बॉडी के अंदर, यानी मुख से, मनुष्य मुख से अंदर करता है ना, तो अंतर्ग्रहण यानी शरीर के अंदर लेता है, ठीक है, अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा भी क्या करता है? ये भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लेता है और शरीर के अंदर ही पाचन कर देता है। अमीबा के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मानव यानी मनुष्य, आप समझते हैं। तो मनुष्य भी क्या कहते हैं? भोजन जो खाता है ना, तो क्या होता है? भोजन क्या शरीर के अंदर ही होता है। आप शरीर के अंदर कहाँ? तो सब जानता है कि भोजन का, वैसे तो भोजन का पचना मुख से ही स्टार्ट होता है, खाते हैं स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। अब किस पार्ट में होता है पाचन, किस पार्ट में कितना देर तक रहता है भोजन, वो सब मैं आपको पाचन तंत्र में बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो यार आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन हम समझते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन, बहुत मजेदार है। अब मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन, भाई ये कार्बनिक भोजन है क्या? ये तो बता दीजिए। तो आइए ना बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कार्बनिक। देखिए भोजन कितने प्रकार के होते हैं? भोजन देखिए, पौधे जो होते हैं भोजन दो प्रकार से करते हैं, एक होता है कार्बनिक भोजन और दूसरा होता है अकार्बनिक भोजन। तो दोनों में आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कार्बनिक भोजन किसे कहते हैं? कार्बनिक भोजन वह भोजन है जिसे पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, यानी खुद निर्माण कर लेता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक भोजन। ओके, और अकार्बनिक भोजन किसे कहते हैं? तो ये समझ लीजिए, इसमें क्या है कि पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करता है। भाई तो मिट्टी से प्राप्त करता है, ये क्या हो गया? अकार्बनिक भोजन। तो समझ गए ना, कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक भोजन। चलिए समझ गए। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है पौधे के? तो हरे भागों में होती है। आइए दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन कौन से कच्ची सामग्री लगती है उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं
तो बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है भाई, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण जब होते हैं तो कौन कौन सी जो मतलब समझिए कौन कौन सा सामान लगता है, लेकिन सामान नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी कच्ची सामग्री लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ लिखा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला सूरज का प्रकाश, जी हाँ सूरज का प्रकाश तो उपस्थिति होना ही चाहिए। सेकंड हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। कई बार तो इसे कुछ बच्चे पर्णहरिम भी बोलते हैं, लेकिन पर्णहरिम अब गया, कहानी उसका खत्म। पर्णहरित, ठीक है। इसका देखिए पर्णहरित का मैं बारे में कुछ लिखा मैंने, जो पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है भाई, पत्तियों में पाया जाता है। इसके डिफिनेशन के साथ मैं समझूंगा, आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, पर्णहरित के बारे में। तीसरा हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। स्थानीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। स्थानीय पौधे मतलब जो पौधे स्थानीय मतलब एक ही जगह रहते हैं, तो वो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चौथा हमारे पास है जल। जल की भी जरूरत होती है, ठीक है, तो समझिए ना। आइए दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा पर्णहरित के बारे में, जान लीजिए पर्णहरित किसे कहते हैं। पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। मैंने लिखा पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं, और पौधे इसी के कारण हरे होते हैं। कई बार तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है, भाई पौधे हरे क्यों होते हैं, तो पर्णहरित के कारण, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण, जवाब दे देना। चलो भाई अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा रंध्र छिद्र। रंध्र के बारे में, रंध्र जो होता है ना पौधे में होता है, आपको पूरा डिटेल से मैं समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले डिफिनेशन की मदद से मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। लिखा गया है पत्तियों की निचली सतह, यानी जो पत्ती होते हैं पौधे में, जो पत्ती होती है उसको नीचे वाले भाग पे, ठीक है, निचली सतह पे, ठीक है। तो पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। अभी जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। नंगी आंखों मतलब अभी चश्मा मैंने नहीं लगाया रखा, तो ये नंगी आंख हुआ। तो भाई वो छोटे छोटे छिद्र है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चश्मा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, उसकी मदद से आप देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि रंध्र छिद्र किसे कहते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये ही चित्र है भाई, ये किसका, तो रंध्र छिद्र का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई ये डायग्राम आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है, इस बीच में जो आप गैप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं रंध्र छिद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रंध्र छिद्र कहते हैं, ओके। अब ये दो भाग है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों भाग सेम सेम देख रहे हैं दोनों साइड, तो ये दो भाग को हम कहते हैं क्या, द्वार कोशिका। ये दोनों मिलाकर ये क्या है, द्वार कोशिका, ठीक है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर द्वार कोशिका, ये जो द्वार कोशिका होता है तो रंध्र को घेरने वाली कोशिका है, यानी ये जो रंध्र छिद्र है इसको घेरने वाली कोशिका का क्या नाम है, तो ये द्वार कोशिका। द्वार कोशिका क्या करता है, इस रंध्र छिद्र को घेर करके रखता है, इसीलिए मैंने लिखा रंध्र को घेरने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, तो द्वार कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि द्वार कोशिका अगर सिकुड़ता है, द्वार कोशिका सिकुड़ता है तो ये जो रंध्र छिद्र होता है ना वो बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। अगर द्वार कोशिका फूलता है तो क्या होता है, ये खुलता है, यानी खुल जाता है, ये रंध्र छिद्र जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए रंध्र छिद्र में हम कुछ बात है उसको समझना जरूरी है कि रंध्र छिद्र में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गैसों का आदान प्रदान। कहने का मतलब कि जैसे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्षमता होती है और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता होती है, तो वो जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो किसके माध्यम से होता है, तो इसी छिद्र के माध्यम से होता है, यानी रंध्र छिद्र के ही माध्यम से होता है। इसीलिए मैंने लिखा कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना वो रंध्र छिद्र के ही माध्यम से होता है, ठीक है। अब ये रंध्र छिद्र जिनमें देख सकते हैं यहाँ पे कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्र द्वारा निकलता है। कहने का मतलब समझिए कि जब पौधे अधिक मात्रा में जड़ से
जल जो होता है ना ज़्यादा अधिक मात्रा में ले लेता है, तो जल वाष्प के रूप में इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है जल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यह समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप रंध्र के बारे में समझ गए, रंध्र छिद्र क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा अमीबा में पोषण, यानी अमीबा भोजन को अपने अंदर कैसे लेता है और कैसे पचाता है, मैं वो बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अमीबा में जो है ना वो जल में रहने वाला ये जीव है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये ऐसा है बेवकूफ़ कि अपने संरचना में जैसा चाहे वैसा बना सकता है। मतलब समझिए कि ये अपने आकार को, जैसे हम लोग जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते अपने फेस को, आकार को। ठीक है, लेकिन ये जैसा चाहे वैसा बना लेगा, कहीं से अपना मुंह निकाल लेगा, कहीं से कुछ भी निकाल लेगा। मतलब सिंपल सी बात है, संरचना में परिवर्तन कौन कर सकता है? अपनी आकार में परिवर्तन तो ये अमीबा ही कर सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अमीबा है, और अमीबा के ये बीच में आप देख सकते हैं ये केंद्रक है। ठीक है, और यहाँ खाद्य कण यानी खाने वाला पदार्थ है। तो ये अमीबा जो ही खाने वाले पदार्थ को देखता है तो ये क्या इसका रिएक्शन होता है वो देखिए। ये क्या करता है, पहले पादाब या कूट पाद बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ राउंड लगा हुआ है इस तरह से, ये दोनों लाइन, ये पादाब या इसको कूट पाद कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कूट पाद किस में होता है तो आप कहोगे अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, और पादाब या कूट पाद की मदद से ये क्या है, भोजन को अंदर पहले लेता है, खाद्य कण को क्या करता है, अंदर लिया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो अमीबा होता है ना, ये जो बंसी के आकार का डायग्राम देख रहे हैं, इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका। तो ये भोजन को खाद्य रिक्तिका में आप फंसा लेता है। क्या करता है, इसके अंदर फंसा लेता है। फंसाने के बाद क्या करता है, पूर्ण रूप से ये जो खाद्य कण होता है इसके अंदर चला आता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से इस तरह से पोषण हो जाता है अमीबा में। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये कर लिया। मतलब बहुत ही, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी छात्र है तो इस वीडियो को मतलब बारीकी से देख लेना, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक बारीकी से बताया। तो आइए दोस्तों, हम पाचन तंत्र को बारीकी से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं, और ये डायग्राम आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो हमें पता नहीं है, मुझे बनाने जैसे आया वैसे हिसाब से मैंने बना दिया। ठीक है, आपको अच्छा से बनाने आता है तो बना लीजिएगा। तो ये पाचन तंत्र का मैंने डायग्राम बनाया है, इसका फिगर बनाया। अब मैं इसको बारीकी से आप सभी लोगों को समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा। ये जो मुख गुहा होता है ना, जैसे हम भोजन खाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी पदार्थ हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ, तो भोजन का जो पचना होता है ना, ये मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत काम का है। अब यहाँ देखिए मुख गुहा में कौन कौन से भाग आते हैं वो जान लेते हैं। तो मुख गुहा में जो आता है जीभ, दांत, लार ग्रंथि। ओके दोस्तों, अब हम इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जीभ के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, तो जीभ के बारे में। तो प्रिय छात्रों, आप जीभ में देखिए, जीभ में क्या पाया जाता है। सबसे पहले जीभ में क्या पाया जाता है, स्वाद कलियां पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों, स्वाद कलियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्वाद कलियां होती है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्वाद कलियां कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आप देख सकते हैं कड़वा, खट्टा, मीठा। ओके, यानी जीभ में जो स्वाद कलियां, जीभ के ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है, स्वाद कलियां। इसीलिए हम किसी भी जो भी पदार्थ खाते तो उसका स्वाद का पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 प्रकार के होते हैं। कड़वा जो होता है ना वो पीछे, जीभ के पीछे होता है, और खट्टा जो होता है ना वो साइड में होता है, आजू बाजू में। ठीक है, और मीठा होता है आगे। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे अगर कोई पूछे कि स्वाद ज्यादा पहचानने की हुनर स्त्री में होता है या पुरुष में, तो आप कहोगे भैया स्त्री में होता है। क्यों, क्योंकि स्त्री के जीभ के ऊपरी सतह में ना स्वाद कलियां ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके, तो मैंने आपको जीभ के बारे में समझा दिया। अब दांत के बारे में समझ लीजिए। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं कि दांत जो होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ओके दोस्तों, आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं इधर पैरोटिड ग्रंथि। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये पैरोटिड ग्रंथि है। तो अब हम समझेंगे पैरोटिड ग्रंथि के बारे में। तो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो ये होता है नाक, कान तथा मुंह से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करते हैं, यहाँ देख रहे हैं ग्रसिका।
ग्रासिका के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये ग्रासिका क्या है, ये जो लंबा पाइप देख रहे हैं ये ग्रासिका, ठीक है। तो ग्रासिका जो होता है ना 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, याद रखना ग्रासिका की लंबाई कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाता है, यानी जो ग्रासिका है ना भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाता है, और ग्रास नली फिर क्या करता है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा क्या, ये अमाशय है। ये क्या है दोस्तों, अमाशय है। अब हम अमाशय के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो अमाशय के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों अमाशय जो होता है ना आहार नाल का चौड़ा भाग होता है। आहार नाल जहाँ से हम भोजन करते हैं, आहार नाल, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है, अमाशय, ठीक है। तो आहार नाल का चौड़ा भाग अमाशय होता है, और इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, लंबाई होती है कितनी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। और इसका देखिए वजन कितना होता है, 1.5 kg भार को सहन कर सकता है। यानी अमाशय कितना केजी भार यानी वजन को सहन कर सकता है, तो 1.5 kg यानी 1.5 kg भार को सहन कर सकता है। ओके दोस्तों, याद रखना। उसके बाद है यहाँ पे इसी में देखिए कि बकरी के दूध को जल्दी पचाता है, यानी जो अमाशय जो होता है ना वो बकरी के दूध को क्या करता है, जल्दी पचाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जठर, इसमें जठर ग्रंथि होता है, यानी अमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे कि अमाशय में जो जठर मतलब ग्रंथि पाया जाता है, अमाशय में ग्रंथि पाया जाता है, उसका नाम क्या, तो जठर ग्रंथि नाम है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा कि अमाशय में जठर ग्रंथि होता है, इससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, जठर रस निकलता है। और वो जठर रस में क्या क्या होता है, एक मतलब अम्ल होता है और एंजाइम होता है। तो अम्ल क्या है और एंजाइम क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो अम्ल जो निकलता है जठर रस से वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल निकलता है। और एंजाइम जो हमारे पास निकलता है वो है पेप्सिन, रेन्यू और लाइपेज, ये हमारे पास निकलता है। यानी जठर रस से दो मतलब लिक्विड निकलता है जिसे हम अम्ल और एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल हमारे पास जो निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम में आता है पेप्सिन, रेन्यू और लाइपेज, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और यहाँ पे स्टेप में देख सकते हैं कि जठर ग्रंथि की संख्या 3.5 करोड़ होता है। जठर ग्रंथि की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3.5 करोड़ होती है। अमाशय में जठर ग्रंथि की संख्या कितनी, 3.5 करोड़ होता है, ठीक है दोस्तों। और इस अमाशय को हम शरीर का मशीन भी बोलते हैं। हमारे जो बॉडी का मशीन हम किसको बोलते हैं, बॉडी का मशीन किसे बोलते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं अमाशय को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत के बारे में। ये जो आप छोटी आंत देख रहे हैं बीच में, हम कैसे भी बना दिया, आप बना लेना सही से, ठीक है। तो ये छोटी आंत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत यानी छोटी आंत की लंबाई जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। बड़ी आंत देखिए, बड़ी आंत दिखने में क्या लगता है कि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है तथा इसका व्यास कम होता है। यानी इसका व्यास, क्योंकि आंत जो होता है ना गोला होता है, ठीक है, गोला करके, ठीक है, तो उसका व्यास कम होता है, ठीक है। अब जहाँ गोल होगा तो वहाँ तो व्यास होगा ही, ठीक है दोस्तों। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है ना दोस्तों वो कम होता है तथा इसका जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है, याद रखना बड़ी आंत। अब मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत और बड़ी आंत में देखिए कुछ बात है वो मैं लिख देता हूं कि बड़ी आंत जो होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। बड़ी आंत कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला सीकम, दूसरा वृहद्रांत और तीसरा जो हमारा मलास्य। ओके दोस्तों, और उसी तरह से छोटी आंत भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, उसके बाद है क्षुद्रांत। ये हमारे पास है 3 प्रकार के, यानी छोटी आंत भी 3 प्रकार के और बड़ी आंत भी 3 प्रकार के। और मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत में भोजन आने से पहले बड़ी आंत में रहता है, ठीक है, यानी बड़ी आंत में भोजन आता है, ठीक है, और बड़ी आंत से जाता है छोटी आंत में भोजन। और मैं आपको बता दूं जो भोजन का जो होता है ना पाचन, वो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम चबाते हैं ना उसी समय से स्टार्ट हो जाता है, याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए रेक्टम ये 2 टांगों के बीच ये लटका हुआ भाग होता है रेक्टम, जिसे हम शिश्न भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और ये रेक्टम के द्वारा जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं उन सब में जो भी मलमूत्र होते हैं उन इसी की छिद्र के द्वारा यानी इसी के द्वारा क्या होता है, निकल जाता है। इसके गुदा द्वार भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है अप्रेंडिस।
अपेंडिस समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपेंडिस। तो भाई अपेंडिस क्या है, यानी जब हम भोजन खाते हैं और भोजन खाते समय कुछ इकरी पत्थर जो भी होता है ना वो शरीर के अंदर चला जाता है, तो वो इकरी पत्थर जो होता है ना भाई वो क्या होता है, पचता नहीं है। जब पचता नहीं है तो अपेंडिस में जा करके ठहर जाता है और वो ज़्यादा मात्रा में हो जाने के बाद सूजन वहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे सूजन हो जाता है। जब सूजन हो जाता है तो भाई दर्द होने लगता है। तो उस अपेंडिस का क्या करता है, ऑपरेशन करके उसमें जो भी कंकड़ पत्थर होते जमा उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। भाई इसीलिए कहता हूँ खाना वाना खाओ ना तो साफ सुथरा खाओ। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो ये हुआ अपेंडिस। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ लीवर के बारे में। देखिए लीवर जो होता है ना, जिसे लीवर को हम यकृत भी कहते हैं, और ये चिकना होता है, बहुत चिकना होता है ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो दोस्तों याद रखना लीवर। ठीक है, और लीवर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी भोजन खाते हैं अगर लीवर स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो पचना भाई मुश्किल हो जाता है। तो लीवर को बढ़िया से हमेशा क्लीन रखने के लिए क्या करना होगा, तो क्लीन रखने के लिए आपको ज़्यादातर गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से क्या होगा, पाचन तंत्र पूरा क्लीन रहता है। जब पाचन तंत्र क्लीन रहेगा तो समझिए आपकी हर चीज़ अच्छा काम चलेगा। जो मूड जो भी ऑफ होता है ना वो सब क्लियर रहेगा, पूरा मूड फ्रेश रहेगा, हर काम करने में मन लगेगा। इसलिए पाचन तंत्र पर ना ज़्यादा ध्यान रखो, सुबह शाम गर्म पानी पिया करो। ठीक है दोस्तों, याद रखना। पाचन तंत्र जब तक स्वस्थ रहेगा तब तक आप भी स्वस्थ रहेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि इसके बारे में समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, अब पाचन तंत्र से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी हम ले लेते हैं और आपको हम बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ जीव के नाम है और यहाँ दांतों के नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना। तो मैंने पहला लिखा खरगोश। अब खरगोश के दांत को क्या कहते हैं, तो खरगोश के दांत को कहते हैं थीकोडेंट। क्या कहते हैं, थीकोडेंट। छिपकली के दांत को क्या कहते हैं, छिपकली के दांत को कहते हैं प्लूरोडेंट। ओके, और घड़ियाल के दांत को क्या कहते हैं, तो घड़ियाल के दांत को कहते हैं गर्दनदंती। ओके, याद रखना। और सांप के दांत को क्या कहते हैं, तो एक्रोडेंट। यानी सांप के दांत को क्या नाम से जानते हैं, एक्रोडेंट। ओके दोस्तों, याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि बंदर, चिंपांजी, इन सब के जो होते हैं ना, बंदर, चिंपांजी और मनुष्य, इन सभी के जो दांत होते हैं ना एक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है कितनी होती है, 32 होते हैं। बच्चे के ऊपर डिपेंड मत करना, यानी बच्चे के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो उनकी दांतों की संख्या कितनी, 32 होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये तो हो गया दोस्तों। अब हमारे पास से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा हमारे पास है लंबा जीव। अब ये लंबा जीव किसका होता है, तो लंबा जीव होता है दोस्तों, सबसे लंबा जीव किसका होता है, तो नीलवेल मछली का होता है। नीलवेल मछली जो समुद्र में होता है और यह 500 वर्ष जीवित रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा हृदय के बारे में, यानी दिल के बारे में। जी हाँ, जो धड़कता है ना उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हृदय जो दिल है वो किस तरह कार्य करता है। तो ये हृदय जो होता है ना ये बिल्कुल पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो बंद मुट्ठी जो होता है ना उसके तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल बंद मुट्ठी की तरह ये होता है हृदय। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हृदय जो होता है ना ये ज़्यादातर यानी जो ब्लड होते हैं, रक्त, इसको शुद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हम बता देते हैं इसमें इस सब के जो पार्ट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिलवणीय कपाट, अशुद्ध रक्त, मतलब ये जितने भी पार्ट है उन सभी को मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इससे अगर अच्छा फिगर बना सकते तो आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको हृदय के बारे में समझा देता हूँ। हृदय जानते हैं कि हमारा हृदय क्या है, धड़कता है ना। हृदय क्या है, धड़कता है। 1 मिनट में कितना, तो 70 से 72 बार जो हमारा हृदय दिल जो है वो धड़कता है, ये आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूं कि हृदय का धड़कना क्या है। हृदय जो हमारा धड़कता है ये धड़कना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों संकुचन और शिथिलन को हृदय का धड़कना कहते हैं।
अब आपको होगे कि भाई ये संकुचन और शिथिलन क्या है। संकुचन का मतलब समझिए और शिथिलन का मतलब समझिए। संकुचन का मतलब होता है जब हमारा दिल ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर आता है तो उसे संकुचन कहते हैं, और वही दिल नीचे की ओर जाता है तो उसे हम शिथिलन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दिल है, ठीक है, ये दिल समझो, अगर संकुचन कहा तो ऊपर, शिथिलन कहा तो नीचे, है ना। तो इस तरह से ऊपर नीचे हमारा दिल जो होता है ना वो धड़कता रहता है, तो इसे हम कहते हैं दिल का धड़कना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह समझ गए हो कि दिल का धड़कना क्या है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये हृदय का चित्र है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हृदय जो होते हैं ना उसमें हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे। तो हृदय के जो होते हैं ना वो 4 कोष्ठक होते हैं, या चेंबर भी कह सकते हैं या वेस्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हृदय के कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक। कौन कौन से होता है देख लीजिए। एक होता है बायालिंद, दूसरा होता है बाया नीलय, या देखिए बाया अलिंद और बाया नीलय। ओके दोस्तों, बाया अलिंद और बाया नीलय आप समझ गए। और इस साइड जो होता है ना वो होता है दाया अलिंद, ठीक है, अलिंद, और इस साइड होता है दाया नीलय। मैंने लिख दिया दाया नीलय। ओके दोस्तों, मैंने लिख दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हृदय के कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक। कौन कौन देख लिए, बायालिंद और बाया नीलय, और दायालिंद और दाया नीलय। ओके दोस्तों, ये कोष्ठक के नाम है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या होता है। इसमें ज़्यादातर रक्त आते हैं, हमारे जो हृदय है ना वो इसमें रक्त जो होता है ट्रांसफ़र होता है, रक्त को ये शुद्ध करके फेफड़ा में भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं महाशिरा होता है, ये क्या होता है, महाशिरा। तो जो दाया लिंद होता है ना, दाया लिंद जो होता है ये आप देख रहे हैं ना, ये महाशिरा। तो दाया लिंद में कौन सा रक्त आता है, तो वो आता है अशुद्ध रक्त। क्या, कौन सा रक्त आता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त। और इसमें जब रक्त फूल जाता है यानी भर जाता है इसमें दाया लिंद में रक्त, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ गैप है, इसे हम त्रिलवणीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इस गैप को, त्रिलवणीय कपाट। तो त्रिलवणीय कपाट से होते हुए यहाँ पहुँचता है, यहाँ कहाँ, तो हमारे पास दाया नीलय में पहुँचता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि जो दाया लिंद में जो रक्त जो आता है ना वो अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, और बाया अलिंद में जो आता है ना वो शुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त दोस्तों, शुद्ध रक्त। तो ये जो शुद्ध रक्त यहाँ पर पहुँचता है, जब ये भी भर जाता है इसमें रक्त, तो क्या होता है, त्रिलवणीय कपाट, सॉरी यहाँ द्विलवणीय कपाट है। ठीक है, द्विलवणीय कपाट के माध्यम से यहाँ इसमें आ जाता है, कहाँ, तो बाया नीलय में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, और ये जो रक्त जो होता है ना ये सब ये किसके माध्यम से निकलता है, तो ये निकलता है फेफड़ा के माध्यम से, मतलब कि सॉरी महाधमनी के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो होता है महाधमनी होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए धमनी और शिरा ये 2 मोटी मोटी नसें होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, नसें होती है। अब नस तो जानते हैं जिसमें रक्त प्रवाह होता है ना, रक्त के साथ साथ बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ भी जाते हैं, तो वो सब क्या होता है, जो नस होते हैं ना मोटी मोटी, उसे हम धमनी और शिरा कहते हैं। पूरा शरीर में ना धमनी और शिरा का जो होता है ना ये पूरा जाल बिछा हुआ है नस। ठीक है दोस्तों, आगे हम बताएंगे आपको। ओके दोस्तों, तो जो रक्त होता है ना वो महाधमनी के द्वारा निकल करके फेफड़ा में प्रवेश करता है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो एग्जाम के लिए आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा धमनी तथा शिरा में अंतर। तो सबसे पहले हम धमनी के बारे में समझ जाते हैं, मतलब समझ लेते हैं, और उसके बाद शिरा के बारे में हम आपको समझाएंगे। अगर धमनी और शिरा दोनों समझ जाएंगे तो एक साथ धमनी और एक साइड शिरा लिख दीजिएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहला हमारे पास है धमनी, रुधिर को हृदय से अन्य अंगों व ऊतकों में ले जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी रुधिर का मतलब खून, रुधिर का मतलब क्या हुआ, खून, ब्लड। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारे पास है धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, यानी धमनी की जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब सतह। ठीक है दोस्तों, उसके सतह, जैसे इसका इस दीवार की भित्ति या सतह कौन हुआ, तो ये जैसे बोर्ड का सतह ये हुआ। ठीक है, ये सतह पे हम लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो धमनी की जो भित्ति यानी सतह मोटी व अधिक लचीली होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा में मैंने लिया कि सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फेफड़ा में जाने वाली प्लमनरी धमनी या महाधमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है दोस्तों,
जब हम दिल के बारे में बताए थे, हृदय के बारे में, तो फेफड़ा में जाने वाली धमनी का नाम क्या था? महाधमनी। महाधमनी कहिए या प्लोमनरी धमनी कहिए, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन फेफड़ा में जाने वाली प्लोमनरी या महाधमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चौथा हमारे पास है धमनी गुलाबी तथा चटक लाल रंग की होती है। धमनी का रंग कैसा होता है? तो ये धमनी जो होता है ना, गुलाबी तथा चटक लाल रंग की होती है। ओके दोस्तों। और पांचवा में हमारे पास है धमनियों में रुधिर का लगभग 15% भार जमा रहता है। मतलब समझिए, यानी धमनी जो होता है ना, उसमें जो ब्लड जो होता है वो 15% भार जमा रहता है। किसका? तो हमारे बॉडी के ब्लड का। तो हमारे बॉडी में ब्लड कितना है? तो ब्लड है 5 से 6 लीटर, है ना। तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड है ना, उस ब्लड का 15% भार हमेशा जमा रहता है। किसमें? तो धमनी में, ठीक है दोस्तों। आई होप कि धमनी के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम सीरा के बारे में समझते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं बताऊंगा आपको सीरा के बारे में। तो आप देख सकते हैं, चलिए सीरा के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ लिखा गया कि सिराएं अंगों व ऊतकों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। कहने का मतलब देखिए, उसमें धमनी क्या था कि हृदय से रुधिर को क्या करता था? अंगों व ऊतकों तक ले जाता था। लेकिन इसमें उल्टा हो गया। सीरा क्या करता है? अंगों व ऊतकों से वापस हृदय की ओर ले जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दूसरा हमारे पास है कि सीरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। उसकी जो सतह होती है पतली व लचीली होती है। तीसरा हमारे पास है सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है? सभी सिरा में कौन सा रुधिर बहता है? यानी रक्त, यानी खून बहता है, तो अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन प्लोमनरी सिरा यानी महासिरा, ठीक है, तो प्लोमनरी सिरा कहिए या फिर महासिरा कहिए, ठीक है। तो प्लोमनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। अब उसमें भी था क्या कि धमनी में भी था एक प्लोमनरी धमनी जिसे महाधमनी कहते हैं, और इसमें भी प्लोमनरी, लेकिन इसमें क्या है? प्लोमनरी सिरा है, उसमें प्लोमनरी धमनी था, ठीक है दोस्तों। तो प्लोमनरी में शुद्ध रुधिर बहता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चौथा हमारे पास है सिरा नीले बैंगनी रंग की होती है। यानी सिरा का जो कलर होता है ना, नीले तथा बैंगनी रंग की होती है। पांचवा हमारे पास है सिराओं में हर समय कुल रुधिर का लगभग 64% भाग जमा रहता है। कहने का मतलब हमारे जो बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड का कितना प्रतिशत भाग जमा रहता है? तो 64% भाग हमेशा जमा रहता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप इस तरह से सिरा और धमनी अलग अलग करके लिख करके आप इसका अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट या जहरीले पदार्थ हैं, उन सभी को निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ है, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे आप अच्छे से नोट करते चले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग 4 प्रकार के हैं। कितने हैं उत्सर्जन अंग? 4 प्रकार के। कौन कौन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, किडनी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुर्दा या वृक्क, इसे कहा जाता है। तो पहला ये है। और दूसरा त्वचा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्किन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा जो स्किन है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीवर, ठीक है। और चौथा ले लेते हैं फेफड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लंग्स। तो इन चारों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किडनी के बारे में। फ्रेंड्स, किडनी जो होता है, हमारे शरीर में 2 किडनी होता है। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस साइड है, इस साइड है ना। तो ये 2 किडनी है हमारे शरीर का, ठीक है। इसका वजन 140 से 150 ग्राम होता है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं तथा अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगला हम देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वृक्क यानी किडनी, यूं कहे तो गुर्दा, इसका मुख्य कार्य है
कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। लेकिन शुद्ध यह कैसे करता है? रक्त तो है लेकिन रक्त प्लाज्मा पाया जाता है, उसको छान करके शुद्ध कर देता है। ठीक है, ये मुख्य इसका कार्य है। आइए इसका आगे हम देखते हैं। वृक्क में रुधिर की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। हमारा जो वृक्क होता है वो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में वह 125 ml रक्त को शुद्ध कर देता है तथा दिन भर में 180 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि हमारे शरीर में तो खून है 5 लीटर, तो ये 180 लीटर को फिल्टर कैसे कर देता है, यानी 180 लीटर को शुद्ध कैसे कर देता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसी को दोबारा तेबारा यानी कि हमेशा शुद्ध करता ही रहता है। तो दिन भर में 180 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। आप इस बात को नोट करें कि किडनी का मुख्य कार्य यही है कि खून को शुद्ध करना, फिल्टर करना। ठीक है, आइए अब इसका अगला प्रोसेस देखते हैं, जिसमें 1.45 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। अब आइए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूत्र के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, फ्रेंड्स जो मूत्र में पाया जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मूत्र में जो पाया जाता है वो जल 96% पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो जल कितना पाया जाता है, तो आप कहेंगे 96% पाया जाता है। ओके, दूसरा लवण पाया जाता है। लवण का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 2% लवण पाया जाता है मूत्र में। ओके, और तीसरा आता है यूरिया। तो यूरिया कितना पाया जाता है, तो 2.7%। उसी में एक और आता है यूरिक एसिड, यह में 0.3% पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र का जो रंग पीला हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, यानी कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्ण के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अब आइए और मैं आपको बता दूं कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है, इसलिए यह अम्लीय भी होता है। क्योंकि आप केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके होंगे कि जिसका पीएच मान यानी 7 से नीचे हो तो वो क्या होता है, अम्लीय, और 7 से ऊपर हो तो वो होता है क्षारीय। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। अब आइए त्वचा के बारे में बात करते हैं, यानी स्किन के बारे में। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथि पाए जाते हैं, पहला तैलीय ग्रंथि और दूसरा संवेदी ग्रंथि, और यह दोनों मिल करके 2 चीज का निर्माण करता है, एक पसीना और एक सीबम। फ्रेंड्स, पसीना बदबूदार होता है लेकिन उसके अपेक्षा ये जो हमारा सीबम होता है वो उससे अधिक बदबूदार होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यकृत के बारे में, यानी लीवर के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर जहर खाकर के मर जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति वाकई में जहर खाकर के मर गया है? तो फ्रेंड्स, उस स्थिति में यकृत से ही पता चलता है, यानी लीवर से पता किया जाता है कि यह व्यक्ति जहर खाकर के मरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। इस बात को अच्छे से नोट कर ले, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आइए फेफड़ा के बारे में बात करते हैं। फेफड़ा CO2 तथा जल वाष्प का उत्सर्जन करता है, और फेफड़ा हमारे शरीर में 2 होते हैं। ठीक है, ओके, आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतःश्वसन, उच्छ्वसन, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो को पॉज करके आसानी से आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में दिया गया है वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन। इन दोनों में अंतर दिया गया है और इसके अतिरिक्त ATP के बारे में बताया गया है। तो वीडियो को पॉज करके और आसानी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है।
तो इसको लिख दोगे एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।